रूपाली, जरा जल्दी करो, कहीं संदीप उठ न जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, संदीप की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संदीप सिर्फ 8 साल का था। संदीप, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर रूपाली और कमल दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। रूपाली, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे संदीप को पता चल सके। इसके बाद कमल और रूपाली दोनों जलती हुई आग में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह संदीप अपनी माँ को बुलाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो, मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ यहाँ भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? संदीप परेशान हो जाता है और पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वह पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? नहीं संदीप, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है चाचा। संदीप उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पिताजी दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। संदीप की आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में संदीप की आंख लग जाती है और वह वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय। संदीप जल्दी से उठता है। संदीप इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद संदीप रोते हुए कहता है। हे भगवान, माँ और पिताजी दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए? संदीप भूखा था। वह उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ पिताजी कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। संदीप बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि संदीप के माता पिता उसे छोड़कर कहीं चले गए हैं। बेचारे संदीप की तो जिंदगी खराब कर दी। उसके माता पिता ने बताओ अब संदीप कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग संदीप के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ दीनदयाल यह सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। इसके बाद वह जल्दी से संदीप के घर जाता है। संदीप, अरे ओ संदीप के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर संदीप जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे संदीप, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या? कर्ज के पैसे? हाँ, कर्ज के पैसे। तेरे बाप ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोपड़ी का मैं क्या करूँ? अगर पैसे नहीं हैं, तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी यह कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। संदीप नादान था, इसलिए वह आसानी से सेठ दीनदयाल की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी,
अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद संदीप सेठ दीनदयाल के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ दीनदयाल संदीप को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। यह ले और इसे खाकर सो जा, और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और संदीप 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह संदीप को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से सेठ दीनदयाल के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही संदीप खेत में पहुंचता है, वह देखता है कि सेठ दीनदयाल लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऐसे देखकर संदीप बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगी। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना, तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ संदीप को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो संदीप हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज संदीप सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया था, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी, और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है सेठ जी? सेठ जी संदीप का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है संदीप? गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गए, और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरी खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर संदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वह खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वह कहां भाग रहा है, मगर संदीप सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा संदीप एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद संदीप आगे बढ़ता है। संदीप उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी संदीप की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। संदीप को ऐसे देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संदीप साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठा